डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर आपके सिलेबस का, जिसकी परछाई आपको 12th तक दिखेगी, ग्रेजुएशन करेंगे वहां दिखेगा, बीकॉम ऑनर्स करेंगे। अगर आप बीबीए करते हैं तो भी आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अगर आप एमबीए करते हैं तो भी डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो डेप्रिसिएशन का बहुत ही खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। अगर हाँ, व्हाट डज इट मीन? इको ऑनर्स कहाँ? इको ऑनर में अकाउंटेंसी कहाँ से आ गई? नथिंग लाइक दैट। अब सुनिए ध्यान से, जरा सुनो। डेप्रिसिएशन के दो मेथड हमारे सिलेबस में होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन देर आर मोर देन 10 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। करीब करीब 12 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। 11th 12th में तो सिर्फ 2 मेथड हैं जो आपके सिलेबस में। बीकॉम ऑनर्स भाई, अब 12th के बाद सीनियर क्या बनोगे? स्कूल की छत फाड़ोगे क्या? कॉलेज ही तो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो डोमेन है वो है 2 मेथड से, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखें जरा डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। बेसिकली ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल फिक्स एसेट्स को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के साथ 2 टर्म और जुड़ी हुई हैं, तो पहले उनका डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देयर इज वन टर्म जिसे कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, देयर इज वन मोर टर्म जिसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, एंड देयर इज वन मोर टर्म जिसे कहते हैं हम लोग डिप्लीशन। ये 3 टर्म्स हैं जिनका मतलब एसेट्स में होने वाली डिक्रीज है। जैसे आपके पास एक कार है, आपने 2022 में कार खरीदी और जुलाई के महीने में खरीदी, तो बता तनिष, जुलाई में जो कार खरीदी आपने 90 लाख रुपीस की थी, अगस्त में क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? कितनी कम? कितनी कम? 50%। मतलब कार नीति गड्ढे में डाल दी, 50%। एक परसेंट, 2%, 3% डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा सुन तो लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और 10% से ज्यादा कब घटती है वो भी सुन लो। बोलिए। अब सुनिए, अगर कोई एसेट्स, कोई गाड़ी आपके पास है, कोई कार आपके पास है, उसकी वैल्यू, जैसे हम कार का एग्जांपल ले लें, इट्स अ वेरी नोन थिंग टू ऑल ऑफ यू। कार अगर आपने ले ली और उसकी जुलाई में आपने खरीदा और अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में आपने मान लो होंडा का सिटी का कोई मॉडल खरीदी, होंडा की कोई अमेज खरीद ली, जुलाई में खरीद ली, और अगस्त में होंडा ने क्या कर दिया, अमेज का दूसरा मॉडल इश्यू कर दिया, तब आपके मॉडल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोगों ने i20 खरीदी और हुंडई वालों ने i20 का नया मॉडल इश्यू कर दिया, नया मॉडल निकाल दिया मार्केट में। ठीक है, लोगों ने मारुति की ब्रेजा खरीदी, उन्होंने ब्रेजा का नया मॉडल निकाल दिया, तो पुराने मॉडल की कीमत ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उस नए मॉडल में वो नए फीचर्स और बहुत सारी चीजें डाल के देते हैं, हो जाता है। टाटा की पुरानी सफारी, टाटा की नई सफारी, देयर इज अ डिफरेंस प्राइस का। तो टेक्नोलॉजी अगर बदल जाती है तो आपके वैल्यू जो एसेट्स की वो डाउन चली जाती है। या मान लो आपने गाड़ी, जैसे मान लो इधर तुम्हारा मतलब रुक जा, बशर, बशर के पापा ने 18 साल के हो गए बेटा तुम? 18 साल के बशर जैसे 18 का हुआ, इसके पापा ने इसको क्या करा, एक पोर्शे गिफ्ट करी, और ये धूम मचा ले धूम स्टाइल में शोरूम में गया पोर्शे लेके, और शोरूम में जनरली डिक्लाइन होता है, ज्यादा खुशी के अतिरेक में इसने क्या कर दिया, एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया बजाय ब्रेक के, गाड़ी जूम उड़ती हुई सामने वाले खंबे से टकराई, उसका मुंह ऐसा खुल गया। एयरबैग्स वगैरह बहुत कुछ थे, बच गए भाई साहब तो, और लटकी हुई गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अब वो जो मान लो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी मगर है वो एसयूवी टाइप की, तो कितनी कीमत रह जाएगी? उसका मुंह ऐसा खोल रखा है। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में गाड़ी की कीमत क्या हो गई है, आधी से ज्यादा कूड़ा बन गई है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, डेप्रिसिएशन अगर हम बोलें तो ये होता है किस पर? टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर, ये वाला टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर। इसके लिए हम डेप्रिसिएशन शब्द यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर, मतलब प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। सो अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कुछ कुर्सियां रखी हैं, उनमें से कुछ कुर्सियां टूट रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो वो उतनी कीमत में थोड़ी मिलेंगी जितनी कीमत में पहले खरीदी थी। भाई आपके पास फर्नीचर है, आपने सोफा लिया 3+2+2 वाला, और आपने 4 साल 5 साल उसे यूज कर लिया, अब आप बेचना चाहें तो क्या उसे नया प्राइस मिलेगा? उसका नहीं मिलेगा ना।
यूसेज हो गया ना, वैल्यू कम हो गई उसकी, हर साल वैल्यू कम होती चली जाती है। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो प्लांट पे लगता है, मशीनरी पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, इक्विपमेंट पे लगता है और लैंड पे लगता है। लैंड पे डेप्रिसिएशन कैसे लग जाएगा, कैसे लग जाएगा बताओ? बिल्कुल सही। मैंने बोला लैंड, लोगों ने कहा हाँ। बाबा जी का, अच्छा बेटा लैंड को यूज कर। चलो मैं भी अभी आऊंगा तुम्हारे पास, आई विल कम टू यू। हाँ बेटा, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी लैंड का इस्तेमाल करके, मैं अभी कुछ फैक्टर्स लेके चलूंगा ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग, उसको लेके चलेंगे। पहले ये समझ लीजिए, अब आपके पास है पेटेंट, आपके पास है कॉपीराइट, आपके पास है ट्रेडमार्क, ठीक है। अब पेटेंट जो होता है वो मिलता है आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनका इन्वेंशन 1920 से 25-30 में हुआ था, वो सब सस्ती होने वाली है, क्योंकि 100 साल का उनका पेटेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो मान लो किसी प्रोडक्ट के पेटेंट में सिर्फ 5 साल बचे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? लेकिन अभी पेटेंट खत्म होने में 80 साल बचे हैं, तो इट विल बी देयर। नोएडा अथॉरिटी ने सारे घर लीज पे इश्यू कर रखे हैं, लीज खत्म होने में सिर्फ 5 साल रह गए हैं। गाड़ी दिल्ली में पेट्रोल वाली 15 साल से ज्यादा नहीं चल सकती, 14वां साल गाड़ी को चल रहा है। गाड़ी की कीमत, गाड़ी, one of my neighbor, he's an ex-army officer, he says कि I have SX4, मारुति की SX4 है, सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली है, लेकिन 14 साल हो गए हैं, 14 साल। बिकॉज ही वॉज ऑन द टूरिंग जॉब, पोस्टिंग पोस्टिंग होती रहती थी, गाड़ी चलाई नहीं कभी, चली 27,000 चलाई है, SX4, 14 ईयर ओल्ड है। कौन खरीदेगा उसे, पेट्रोल की गाड़ी? कह रहा बिकी नहीं रही। 27,000 किलोमीटर से वेरी गुड ऑप्शन, बड़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन की गाड़ी है, और सिंगल हैंड है, लेकिन नहीं चल रही, नहीं बिकेगी वो, क्योंकि खत्म हो गया उसका टाइम पीरियड। सरकार के कागजों में आप गाड़ी चलाओ नहीं लो, खरीद के घर में रख लो, 15 साल पुरानी है तो आपकी गाड़ी डेड है। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा रूल है वैसे, गाड़ियों वाड़ियों को चेक करके उसके बाद करना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है क्या झंझट पालना है यार, 15 साल में गाड़ी निकली, स्क्रैप बना दो उसका। है जी, पेट्रोल डीजल, डीजल और कम है। अमोटाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। अमोटाइजेशन किसके लिए होता है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, हम यूज करते हैं। और डिप्लीशन होता है किसके लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। आपके पास माइंस हैं, आपके पास ऑयल वेल हैं, गैस रिजर्वेयर्स हैं, कोई ना कोई तो टाइम होगा ना, आथा गैस थोड़ी भरी है जमीन के अंदर, ऑयल वेल सारे थोड़े भरे पड़े हैं, कभी ना कभी तो खाली होंगे ही। तो दुबई इज डूइंग अ वेरी स्मार्ट मूव। उसने क्या कर दिया, ऑयल की इनकम खत्म हो जाएगी, उसने दुबई को क्या बना दिया, वर्ल्ड का शॉपिंग डेस्टिनेशन बना दिया। अब अच्छा तेल बिके ना बिके, सामान तो बिकेगा, शॉपिंग डेस्टिनेशन बन। तभी तो वही तो बोल रहे हैं। और क्या बोला, पेट्रोल डीजल का यूटिलिटी खत्म, तो जो मिडिल ईस्ट की जो है जी, देखो इलेक्ट्रिक इज अ न्यू वे ऑफ ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन होनी ही है जिससे कि बैटरी की लाइफ, बैटरी का साइज बहुत छोटा और डायनेमिक हो जाए। और अगर कोई न्यूक्लियर पावर वाली बैटरी बना पाए तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, लेकिन उसके नुकसान बहुत है। छोटी बैटरी लेके क्या किसी के घर में जाके पूरा शहर उड़ा दिया। हाँ, तो देखिए तीन चीजें होती हैं, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन, जिसमें से हमारा चैप्टर इसको फोकस करता है। हमारा चैप्टर इसके ट्रीटमेंट में फोकस नहीं कर रहा है, ये आप कभी सीनियर क्लासेस में कभी देखेंगे तो उस पर फोकस कर रहा है। तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन में फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप दिस इज क्लियर। तो डेप्रिसिएशन का मतलब, अच्छा मान लो आपकी गाड़ी थी, आपकी गाड़ी थी मान लो होंडा की अमेज थी, छोड़ दीजिए बैठ जाइए आराम से। आपकी तो आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी हो गई, आपकी गाड़ी की प्राइस डिक्रीज हो गई। अब चाहे जितनी मर्जी एसेसरीज लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, क्या वैल्यू उतनी हो जाएगी? नहीं होगी। तो दिस डिक्रीज इज ग्रेजुअल। एक दिन थोड़े तक तुमने गाड़ी का दरवाजा खोला, पता चला गाड़ी की वैल्यू 50% घट गई, ऐसा नहीं होता। वो तो चेन्नई में फ्लड आई, सारी गाड़ी में पानी भर गया, तब होता है। अदरवाइज क्या, नॉर्मल कंडीशन में आपने गाड़ी खरीदी, अरे धीरे धीरे तो डिप्रिशिएट होगी भाई वो, एकदम थोड़ी होगी अचानक सुबह उठे और पता चला गाड़ी की वैल्यू 5% रह गई, ऐसा नहीं होता। ये तो इंसान के साथ होता है। आज था, पता चला ईश्वर ने बुला लिया अगले दिन, गाड़ी को थोड़ी होता है। आज थी
चोरी हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट यू विल गेट कंपनसेशन ड्यू टू इंश्योरेंस। तो ये डिक्रीज जो होता है ये ग्रेजुअल होता है और ये परमानेंट होता है, तब ये डेप्रिसिएशन की कैटेगरी को फुलफिल करता है। तो अगर आप अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो बहुत सारे विद्वांस, ये पिकल अचार बंदा है कोई, उसकी भी डेफिनेशन है यहाँ पर। क्या कहता है ये? डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटेनिंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ एसेट्स में जो डिक्रीज होता है उसे क्या कहते हैं बेसिकली आप लोग? क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। अगर देखें कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी वैल्यू डेप्रिसिएशन पे चलती है, उसको देखते हैं। आइए, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, अच्छा एक और चीज समझिए, हम डेप्रिसिएशन को किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर अ, आपके पास कौन सा प्रिंसिपल है जो कि डेप्रिसिएशन पे लग सकता है, मतलब जस्ट गिव मी अ क्विक व्यू। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट, चलो ठीक है। और क्या हो सकता है डेप्रिसिएशन पे लगने वाला कंसेप्ट? एक्रूवल, चलो ठीक है, मान लिया। और अरे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न के हिसाब से आप क्या मानते हो? एसेट्स एक साल में यूज होने वाले तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल देते हो, और अगर एक साल से ज्यादा चलती है तो क्या बोलते हो? उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हो। और इसीलिए आप क्या करते हो, मशीन की जो लाइफ है, मान लो एक मशीन खरीदी है आपने 50 लाख रुपए की, और आपको मालूम है सिर्फ 10 साल चलनी है, तो हर साल आपके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 5 लाख। तो जो मशीन की कॉस्ट है उसको आपने एलोकेट कर दिया 10 ईयर्स में, और वो एक साल का जो एलोकेशन, उसे क्या कहते हैं आप? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी ओवर द प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ इट्स, वैसा करके चलते हैं। हर मशीन की एक लाइफ होती है। ठीक है। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा था ना एक्सपायरी डेट। तो एक मशीन होती है। अब हिंदुस्तान में तो क्या होता है कि भाई, ब्रश जो होता है पहले साफ किया, फिर थोड़े बहुत रह गए तो फिर शीशे विशे साफ करने के काम आ गया, फिर और जो हो गए तो किचन के जो सिंक विंक के किनारे हैं, वो साफ करने के, जब तक मर नहीं जाता कहता छोड़ दो मुझे, तब तक उसे फेंकते नहीं है। और वो भी फेंकेंगे क्या? फिर वो प्लास्टिक की कैटेगरी में जाके कबाड़ी वाला ले जाता है। फिर कबाड़ी वाले भाई साहब नई साइकिल शुरू करते हैं उसकी। काफी अच्छा होता है ऐसा। ये जो टेंडेंसी मिलती है आपको, ये बांग्लादेश में मिलेगी, श्रीलंका में मिलेगी, इंडिया में मिलेगी, और पाकिस्तानी वी लव देम, वहां तो जरूर है। ठीक है। आइए, तो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, फिक्स एसेट्स। ठीक है। और इसके बाद ये हर साल प्रोवाइड किया जाना चाहिए अगर आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। डेप्रिसिएशन हम प्रूडेंस के हिसाब से लगाते हैं। भाई मैंने एक मशीन खरीद ली 50 लाख की, 10 साल चलनी है। मैंने मशीन से कमाया, खाया और उड़ा दिया। 10 साल बाद जब मशीन की वैल्यू अंडा हो जाएगी, वो जब बेकार हो जाएगी, तब मैं नई मशीन कैसे खरीदूंगा? दूसरा बंदा, उसने हर साल 5-5 लाख निकाल के अलग करा, 10 साल में उसके पास 50 लाख हो गया। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपके मन में है कि भाई मुझे क्या करनी है, एक बढ़िया क्लास कार लेनी है। आपकी जो पहली गाड़ी थी वो 50 लाख रुपए की थी। आपने क्या करा, उस गाड़ी को चलाया और 5-5 लाख रुपए अपने पास निकाल कर रखते गए। तो 10 साल में आपके पास 50 लाख रुपए आ गया। तो आप मुझे बताइए, अब आप 50 लाख की गाड़ी के लिए तो डाउन पेमेंट है आपकी, अब आप तो उससे ज्यादा बड़ा और अच्छा मॉडल खरीद पाएंगे ना। तो इट गिव्स यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एक्वायर एनी एसेट्स इन फ्यूचर, अगर आप डेप्रिसिएशन करके रखते हैं। और सुनो, क्या किसी घर में प्रैक्टिस फॉलो होती है कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के साथ साथ गाड़ी का डेप्रिसिएशन अमाउंट भी रख दिया जाए? किसी के घर में नहीं होता, 100% घरों में नहीं होता है फॉलो। क्या बिजनेस में भी ऐसा होता है? नहीं। बिजनेस में सरकार डंडा मारती है, कहती है अपनी मशीन को डेप्रिसिएशन कर लिए, लगाइए। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंपलसरी लगवाया जाता है। अगर कंपनी डेप्रिसिएशन लगाने से मना करती है तो सरकार उनको मोटिवेट करती है और उनको इन्फ्यूज करती है कि आप डेप्रिसिएशन लगाएं। और डेप्रिसिएशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इसलिए हर कंपनी, अगर उनके पास कोई फिक्स असेट है तो उसको डेप्रिशिएट जरूर करती है और अकाउंटिंग में अपनी इनकम पे उसका इफेक्ट दिखाती है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स की ये प्रोसेस होती है। और डेप्रिसिएशन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? टेंजिबल एसेट्स के लिए। और ये अमोर्टाइजेशन हम यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। और ये जो डिप्लीशन है नेचुरल रिसोर्सेज, इसको एक नाम देते हैं हम लोग, क्या? वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, धीरे धीरे क्या होते हैं, डिप्लीट, खत्म होते चले जाते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं इसके लिए? हम लोग डिप्लीशन शब्द यूज करते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया अभी। आइए जरा देखें कि डेप्रिसिएशन के क्या रीजन हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। सबसे पहला,
आपकी गाड़ी जो है उसकी वैल्यू कम होगी, नंबर 1 क्या, यूजेस से। कैसे पता चलता है गाड़ी का यूज, किलोमीटर्स, 5,000 किलोमीटर, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, और जितना ज्यादा किलोमीटर चलिए गाड़ी उतनी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, रौनक इज हियर इन द क्लास? नहीं, ही इज नॉट हियर। निमिषा, आपने गाड़ी खरीदी एक 5.5 करोड़ की बेंटले, मतलब बेंटले नहीं, रोल्स रॉयस फैंटम, वो खरीद ली। 5.5 में तो आई जाती होगी वो, नहीं आती क्या? अच्छा, निमिषा 5.5 की खरीद ली, और आपने क्या करा, उस गाड़ी को खरीद के अपने पार्किंग जो आपने बना रखा उसमें रख दिया, और कभी 1 किलोमीटर 2 मीटर चलाया, और कुल मिलाकर 5 साल में वो गाड़ी सिर्फ सिर्फ 60-70 किलोमीटर चली है। तो 5 साल बाद उसकी कीमत आपको वही 4 करोड़, 3 करोड़, या फिर 5.5 करोड़ ही मिलेगी क्या? नहीं सर, डेप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन आपने तो चलाई नहीं, किलोमीटर तो घूमे ही नहीं। फिर इसके लिए टर्म होती है अफलक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के उपरांत। आप नहीं खरीदिए मशीन को, यूज मत करिए, पड़े पड़े उसकी कीमत क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है। किसी को बोलो मेरे पास गाड़ी है, बिल्कुल टनाटन चमकती हुई गाड़ी है, मैंने 5 साल से उसका इंजन भी स्टार्ट नहीं करा, फिर खरीद लेगा? बताइए। क्या कह रहा है यार, कैसी बात कर रहा है यार भाई? अच्छा, तुम्हारे पास कार कौन सी है? स्विफ्ट है, ठीक है। वो गाड़ी चली हुई है 1.5 लाख किलोमीटर, और एक तुम्हारे पड़ोसी के पास उसी टाइम पीरियड की एक स्विफ्ट है जो कि चली है मुश्किल से 50,000 किलोमीटर। तुम गाड़ी बेचने जा रहे हो, किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई? एक्सीडेंट एक्सीडेंट कोई केस नहीं है किसी का, प्रीमियम व्रीमियम सब पूरे हैं। अरे यूज से वेयर एंड टेयर होता है भाई, तुम्हारे टायर घिसते हैं, तुम्हारे इंजन क्लच प्लेट पता नहीं क्या क्या घिसता है। 1.5 लाख किलोमीटर चलने का, देखा जाए तो हिंदुस्तान में गाड़ी की कीमत ना 1 लाख, गाड़ी की लाइफ 1 लाख किलोमीटर तक मानी जाती है। 1 लाख तक ठीक है, उसके बाद तो बोनस है। अरे भैया, मैं, वो तो हिंदुस्तान में पता नहीं, मैंने बोला ना ब्रश, जब तक ब्रश दम ना तोड़ दे तब तक चलता रहता है। लेट्स कम लेट्स कम टू द पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आता है अफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम बीतने के बाद चाहे गाड़ी 1 किलोमीटर ना चले, चाहे यूज कुछ ना हुआ, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज अनदर फैक्टर। इसके बाद आता है ऑब्सोलेसेंस। अमेज का नया मॉडल आ गया, पुराने मॉडल की कीमत क्या हो गई, डाउन चली गई। सफारी का नया मॉडल आ गया, पुराने मॉडल की कीमत चली। हरियर का कोई नया मॉडल आ जाए, मारुति का ग्रैंड विटारा हुआ करती थी ना गाड़ी, उन्होंने नई विटारा निकाल दी, पुराने वाले की डब्बा गुल हो गया। एक्सेप्शनली कई बार ये होता है कि पुराने मॉडल की कीमत सस्टेन कर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नया मॉडल नए टेक्नोलॉजी के साथ लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं MiG-21 एयरक्राफ्ट, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कितने सारे हमारे फाइटर पायलट उसके थ्रू मारे गए। हटाया ना, टेक्नोलॉजी ओल्ड है। अरे कब के, मतलब 30 40 साल हो गए एयरक्राफ्ट को। यूएसए कितना करता है, 10 साल 12 साल में, 5 साल 7 साल में अपने एयरक्राफ्ट बदल लेता है। हमारे हिंदुस्तान वाले बैलगाड़ी टाइप के एयरक्राफ्ट लेके चल रहे हैं, मरेंगे लोग। ठीक है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी लोग डूब जाते हैं। वो ग्लाइडर से ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, जो कभी यहाँ पहिया खुल रहा होता है, कभी यहाँ। इंडिगो भाई साहब की कहानी ले लो, कभी रनवे से चिंगारियां निकल रही हैं, कभी एयरप्लेन में धुआं आ रहा है। ये पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं भाई, इन्हें बदलना पड़ता है, इनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। सो ये जो हम बोल रहे हैं ना ऑब्सोलेसेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एसेट्स के बदले में क्या अवेलेबल है। जब नया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन। और वैल्यू में डाउन होना किसी रीजन से, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट आपके पास ऑब्सोलेसेंस, नंबर 3, OBSOLE, स्पेलिंग बोलो जरा। ऑब्सोलेसेंस, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी का आउटडेट हो जाना। ठीक है जी। और सबसे मजेदार, मजेदार तो नहीं होता, सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो क्या होता है, किसी गाड़ी का क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट। 4 रीजन है जिनकी वजह से आपकी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। अब एक बच्चा बोला था लैंड, लैंड बोल रहा था, आओ भैया जरा देखें, लैंड को इस्तेमाल कर लो, लैंड को इस्तेमाल करने से वैल्यू घट जाती होगी ना। हाँ हाँ, ठीक है। लैंड रखे रखे बेचारा पुराना हो गया, ठीक है, लैंड में टेक्नोलॉजी बदल गई, और एक्सीडेंट, लैंड के ऊपर बॉम्ब गिर गया, लैंड के ऊपर आग लग गई, लैंड में बाढ़ आ गई, तो लैंड गायब हो जाता है क्या? पता चला अब मैं सो के उठा,
उसका प्लॉट ही गायब हो गया कि लैंड चोरी हो जाता है। ठीक है, लैंड को लोग कब्जा करके हड़प लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन सब चीजों से लैंड क्या है, ऊपर है। तो लैंड जो होता है उसे हम बोले ना कि लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट, तो उसमें बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई तो लैंड थोड़ी डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, अब अस्मित बोले कि लैंड की वैल्यू इकोनॉमिक क्राइसिस में डाउन हो जाती है, लेकिन भाई वो ग्रेजुअल डिक्रीज थोड़ा ही है, वो तो ऑल ऑफ अ सडन डिक्रीज हो गया ना। तो उसको हम उनके फैक्टर्स की कैटेगरी में थोड़ी लेके चल सकते हैं। ठीक है, 4 रीजंस थे, यूज की वजह से, अफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, ऑब्सोलेसेंस की वजह से, और किसकी वजह से बताइए? हाँ, एक्सीडेंट्स की वजह से। इनकी वजह से आपकी सर पर अगर किसी लैंड के आसपास का जो एरिया है वो हाँ, खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी? जैसे बता बेटा, लैंड के आसपास का एरिया कैसे खराब हो जाए मुझे बता, फॉर एग्जांपल। मतलब पहले वहां पे बिल्डिंग्स थी, ऑफिसेस थे, और अब वो सारे बंद हो गए, हाँ, तो उस लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो जाती? मुझे बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में हमने बोला ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आज लैंड की वैल्यू आसपास का बिल्डिंग बिल्डिंग टूटने की वजह से खराब हो गई, पता चला सरकार ने बोला कि इससे 20 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट बनेगा, अब क्या होगा पता? वापस इंक्रीज हो जाए? वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो लैंड की ऐसी चीज है कि इसकी वैल्यू बढ़ती भी है घटती भी है, पर एक ओल्ड मशीन की वैल्यू घटने के बाद बढ़ जाएगी, एक ओल्ड कार की वैल्यू घटने के बाद बढ़ जाएगी। आपके घर में एक स्प्लिट एसी है 5 स्टार 2 टन का, ठीक है, ओ जनरल का बढ़िया वाला, ठीक है, करीब करीब आपने 80,000 90,000 में खरीदा उसको, या 1 लाख में खरीद लिया उसको, 4 साल इस्तेमाल करा, बेटा बताओ मुझे किस रीजन से उसकी वैल्यू बढ़ेगी 4 साल बाद? तुमने कॉयल बदलवा ली, तुमने पेंट प्रंटन क्या क्या करवा लिया, फिर भी क्या वो बंदा नया खरीदेगा ना, तुम्हारा क्यों खरीदेगा वाला? तो डेप्रिसिएशन के साथ परेशानी ये है कि ग्रेजुअल डिक्रीज है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता, और नीचे चला गया तो ऊपर नहीं आता। लैंड में बताओ जरा तुम, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे भाई अस्मित, लैंड की वैल्यू डाउन चली गई, कंट्री फ्लोरिश करने लग गई। आप नोएडा में रियल एस्टेट का हाल देख लो, 5 साल 6 साल पहले क्या कहानी थी, और अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट 12% और 11% होगा, फिर से रियल एस्टेट मार्केट का बड़ा डब्बा बन जाएगा। अभी जो लोन होता था सरकार की तरफ से वो 6.75 पे, 6.5 पे, 6.3 पे लोन चलता था, अब आ गया वो 8 पे, अभी भी लोग ले रहे हैं। और जब बहुत पहले, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले, जो होम लोन होते थे वो 5% 4% पे चलते थे, उस समय रियल एस्टेट मार्केट ने बड़ा बूम करा। लेकिन धीरे धीरे जो लोन का रेट जो था वो पहुंच गया 12% पे, मार्केट का डब्बा बन गया। भाई बंदा हमेशा घर खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से लोन तो उठाता ही है ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 99 में से 1% ऐसा होगा जो पूरा का पूरा कैश में खरीदता है। अगर वो ऐसा करेगा तो इनकम टैक्स के आपके नाम पे चिट्ठियां आ जाएंगी, फिर कहाँ से लाए इतना पैसा? तो कह रही लैंड जो होता है इसकी वैल्यू बढ़ती घटती दोनों रहती है, बट रेस्ट ऑफ द एसेट्स वहां क्या होगा, घटी तो घटी, एक्सेप्शनल केस में शायद बढ़ जाए। आपने एक कांच का टुकड़ा उठाया मार्केट से, कबाड़े में, चोर बाजार से, आपको नहीं पता था क्या चीज है ये, और बाई चांस आप किसी डायमंड मर्चेंट के पास चले गए, कह रहा भाई साहब 200 करोड़ का हीरा है, तो कबाड़ी वाले से आपने बार्गेन कर लिया, उसने कहा 50 रुपए, आपने कहा 40 रुपए, डिक्रीज में ले आए उसे, पता चला वो 200 करोड़ रुपए का है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम जो है ना, उनकी ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगती है नेशनल म्यूजियम में, नेशनल आर्काइव्स बोलते हैं, नेशनल आर्काइव्स नेशनल म्यूजियम में, जनपद के पास है। इतना सा हीरा जैकब डायमंड, आज से करीब 20 साल पहले उसकी कीमत 200 करोड़ थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे प्राइस ऑफ जैकब डायमंड, देख के बताओ जरा कितनी है। इनकी वैल्यू नहीं डेप्रिशिएट होती, ठीक है स्मिथ, ये टेंजिबल है, लेकिन इनकी वैल्यू ऑफ जैकब डायमंड अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन में है ये। और निजाम पता कितना फुराबाती आदमी था, बताओ कितना है, कितना? 1,000 करोड़ कीमत है आज की डेट में उसकी। और निजाम भाई साहब क्या करते थे पता है, उसे पेपर वेट की तरह यूज करते थे। पेपर वेट यार, पेपर वेट नहीं होता, अरे पेपर को दबाने के लिए बनाते ना गोल कांच का, निजाम भाई साहब उसे पेपर वेट की तरह यूज करते थे। 1952 की टाइम मैगजीन में फ्रंट पेज पे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का रूलर था वो, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इतना था पैसा। आज उसके सक्सेसर रिक्शा चलाते हैं हैदराबाद में, रिक्शा 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 पुलर हैं।
सरकार ने हैदराबाद की जो ज्वेलरी थी, निजाम के, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ बट इंटरेस्टिंग है, सरकार ने क्या करा, आज से करीब करीब 30 ईयर्स पहले इनके एनसेसर्स में लड़ाई होती थी उस प्रॉपर्टी के लिए, सरकार ने क्या करा, उसका सारा का सारा खजाना कितना में, मेरे ख्याल से 700-800 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें से एक हीरे की कीमत कितनी है आज। और ऐसा पता नहीं, मतलब जब तुम उसके, जब ज्वेलरी का कलेक्शन देखने जाओगे ना म्यूजियम में, आंखें कहते हैं कितना यार, कितना है इसके पास, ये तो वो है जो बच गया, बाकी तो लूट गया। उसमें से एक हीरे की कीमत 1000 करोड़ है, तो बाकी की क्या होगी सोचो। फिर सरकार ने उसके एंसेस्टर्स को बांट दिया। लेकिन जब तुलसीदास ने रामायण में कहा, पूत कपूत तो काहे धन संचय, और पूत सपूत तो काहे धन संचय, अगर आपकी औलाद लायक है तो पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, खुद कमा लेगी, और नालायक के लिए तो वैसे ही नहीं छोड़ना। तो हैदराबाद के जो सक्सेसर थे निजाम के, वो नालायक निकले, पैसा बर्बाद कर गए, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं आज की डेट में। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो भैया डायमंड एक ऐसी चीज है, टेंजिबल है, वैल्यू कम नहीं होती है, क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे, अब हम लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं। अगर हम किसी मशीनरी की वैल्यू को डिसाइड करें और उस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें, तो कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ओरिजिनल कॉस्ट। सबसे पहले बात आती है इसकी, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ये ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है ना, इसको हम कई तरह के सिनोनिम से यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम एक्विजिशन कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन है यक्ष तुमसे, तुमने जर्मनी से एक प्रिंटिंग मशीन मंगवाई, उसकी कीमत थी 20 लाख रुपया। एयर ट्रेवल से जब वो यहाँ ही 5 लाख लग गया, कितनी कीमत होगी, 25 लाख रुपया, ठीक है, कीमत में जुड़ रहा है वो। फिर मुंबई एयरपोर्ट पे उतरी, वहां से आपने, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट में उतरी, वहां से रोड से यहाँ लाने में लग गया 1 लाख रुपया और लग गया, कितनी कीमत होगी, 26 लाख रुपया। फिर जब आपकी मशीन यहाँ पर आई तो उसको सेट करने के लिए जर्मन इंजीनियर्स आए, उन्होंने ले लिया 1 लाख रुपया और इंस्टॉलेशन का, कितना हो गया, कितना, 27 लाख हो गया। तो ये सब किसका पार्ट बनेगा, एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। बोले तो याद है ना, वेजेस पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस, किसकी कीमत में जुड़ जाता है, वेजेस की, याद है, जनरल एंट्री, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, क्या एंट्री बनाते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या बनाते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैपिटल नहीं बेटा, कैश बोलते थे। तो अगर किसी एसेट को वर्केबल कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे होते हैं, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन याद है, गुड्स परचेज कार्टेज पेड, क्या गुड्स की कीमत में जुड़ता था, नहीं जुड़ता था, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीनरी परचेज पेड कार्टेज टू ब्रिंग इट टू फैक्ट्री, क्या होगा, मशीन की कीमत में जुड़ेगा। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जो होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सब कुछ, इंश्योरेंस, रोड टैक्स सब इंक्लूड होता है। उसी दिन अगर आपने कोई एसेसरीज लगा ली तो वो भी उसकी कीमत में जुड़ जाएगा। 3 दिन बाद एसेसरी लगाने करोल बाग जाएंगे, झूमर लाइट वाइट लगा के आ गए, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल भरवाते जाए, गाड़ी की कीमत थोड़ी बढ़ती है। तो ये नैतिक कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा, टंकी फुल रखता हूँ, मेरी गाड़ी की कीमत तो ज्यादा बढ़नी, क्यों भाई, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, कंज्यूमेबल आइटम है। तो एक्विजिशन कॉस्ट की हम बात करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वो खर्चे जिससे कि आपकी एसेट वर्केबल कंडीशन में आनी है, वो सब इंक्लूड होता है। अब मुझे बताइए कि क्या जीएसटी को हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं किसी मशीन की, बताइए कैसे, नहीं सर, क्यों नहीं करते। क्योंकि वो चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल है। दिस इज वन थिंग, इसने बोला चेंज हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। दूसरा तरीका क्या, कि जीएसटी जो होती है ना, जीएसटी वो सेट ऑफ भी होती है कई बार। मतलब आपने मशीन खरीदी तो जीएसटी पे कर दिया, मशीन बेची तो जीएसटी का क्या हो गया, सेट ऑफ भी होता है। जीएसटी जीएसटी कैंसिल भी होता है और सेट ऑफ भी होता है, ठीक है, और राइट ऑफ भी होता है। हमने जीएसटी की बात अभी मतलब पढ़े, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, जीएसटी के कंपोनेंट को अलग रखते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते, ये ध्यान रखना। परचेज मशीनरी ₹10 लाख, पेड आईजीएसटी 18%, तो मशीन की कीमत होगी कितना, 11,80,000, वो तो ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो किस पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा। जीएसटी वाली वैल्यू पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, लगना चाहिए क्या, जीएसटी तो क्या हुआ, आपने पे किया, सरकार को चला गया। लेकिन जब आप मशीन को खरीदते हैं, उसके बाद आपने अगर मशीन खरीदी लोन पे,
ईएमआई पे। भाई आप गाड़ी कार खरीदते ना ईएमआई पे, तो जब आप कार खरीदने जाते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी एक्स शोरूम प्राइस जो था, एक्स शोरूम प्राइस प्राइस वो सपोज था 20 लाख रुपया, और एक्स रोड प्राइस जो है वो कितना हो जाता है, सपोज वो करीब करीब 22 लाख, 22.5 लाख ऐसा पड़ता है। ठीक है। अब गाड़ी वाले क्या करते हैं, इस प्राइस पर नहीं, गाड़ी वाले इस प्राइस पर आपकी ईएमआई बना देते हैं। और भाई वो ईएमआई बनती है, मान लो आपने 10 लाख रुपए कैश दिया, 10 लाख का लोन ले लिया। अब 10 लाख पे लोन पे आपको कम से कम 4 लाख तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपकी गाड़ी की कीमत कितनी हो गई, 24 लाख। तो गाड़ी की कीमत में ये जो इंटरेस्ट पे करा ना वो नहीं इंक्लूड होता, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? गाड़ी की एक्विजिशन कॉस्ट में आप इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मान लिया जाए आपने गाड़ी खरीदी और उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करी, इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ता है, तो गाड़ी की कॉस्ट निकालने के लिए आप प्रिंसिपल जोड़ेंगे, इंटरेस्ट को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट गाड़ी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है एज पर लॉ, और जीएसटी को भी आप उसके साथ इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे एक्सपेंस जिससे कि आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ऐसे एक्सपेंस जिससे कि आपकी मशीन की लाइफ लॉन्जेटिविटी बढ़ जाए, उसको आप कीमत में जोड़ते हैं। जैसे मान लो आपने क्या करा, एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, उस पर वेल्डिंग करवाया, उसकी मेंटेनेंस कराई, पेंटिंग कराया, ग्रीसिंग कराई, ऑयलिंग कराई, और उस पर आपको 10 लाख की मशीन पे 2 लाख लग गया। इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। लेकिन आपकी एक मशीन ऑलरेडी चल रही है, उस पर रिपेयरिंग करा रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है भाई, सीधी सी बात है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पढ़ा था, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो कोई पुरानी मशीन अगर खरीदते हैं आप, उस पर एक्सपेंसेस इनकर करते हैं क्या, उसको चलाने लायक बनाने के लिए, तो वो उसकी कीमत में जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन आ दिया परचेज मशीनरी फॉर ₹10 लाख। ठीक है। और फिर 2 साल बोल दिया रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी ₹5 लाख। रिपेयर थोड़ी जुड़ेगा मशीन में, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी एंड पेड रिपेयर 5 लाख वो जुड़ेगा उसके अंदर। तो जब हम कॉस्ट की बात करेंगे, हालांकि आपकी किताब में वैसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन में लोगों के पसीने निकल आते हैं। ठीक है जी। दिस इज वन फैक्टर, क्या, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ओरिजिनल कॉस्ट। और दूसरा होता है क्या, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या हम उसको बोलते हैं क्या, रेजिड्यूअल वैल्यू। रेजिड्यूअल वैल्यू ये शब्द आपको जगह जगह दिखेगा। अरे भाई हमने कोई मशीन लोहे की खरीदी है ना, स्टील की मशीन, जनरली मशीन लोहे की होती है, आपने खरीद ली 10 लाख की, 10 साल चलनी है। ठीक है, 10 साल चलनी है। 10 साल बाद जब वो मशीन बेकार हो जाएगी आपके लिए, तो आपको उसका जीरो मिलेगा, कबाड़ी वाला जीरो पैसा लेके जाएगा, कुछ तो मिलेगा उसका, लोहे का भाव तो मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू तो मिलेगी उसको, वो स्क्रैप वैल्यू होती है। इसका क्या यूज होता है मैं बताऊंगा आपको भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करते हैं कि अपनी मशीन्स को 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर रिप्लेस कर देते हैं। और जो बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं उनकी जो मशीन होती है वो कौन यूज करते हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं। अगर किसी की फैक्ट्री वगैरह कुछ होगी तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मशीन जिन्हें आप यूज नहीं करते हैं वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे जो स्क्रैप में आप उसे बेच देते हैं। और स्क्रैप डीलर क्या करते हैं, स्क्रैप डीलर जो होते हैं दे आर लिटरली करोड़पति लोग, कूड़े के भाव उठाते हैं सामान वहां से। जैसे मान लो एम्बेसी है, कोई एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी, वो क्या करने वाली है, अपना रेनोवेशन करने वाली होती है। तो एम्बेसी में जो सामान पड़ा होता है वो घटिया क्वालिटी का होता है क्या, नहीं। एम्बेसी रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड कल्चर ऑफ दैट कंट्री इन इंडिया, तो बेहतरीन सामान रखते हैं वो लोग। लेकिन वो भी क्या करते हैं, 5 साल 10 साल में रेनोवेशन करते हैं अपना, हटाते हैं पुराना फर्नीचर, पुरानी गाड़ियां हैं। एम्बेसी की गाड़ियां बहुत टनाटन होती हैं, लोग तो टूट रखे होते हैं उसको खरीदने के लिए, ऑक्शन होती है बड़ी बड़ी उनपे, बहुत शानदार गाड़ियां होती हैं वो। ठीक है। तो वो लोग उसको ले लेते हैं। तो हम चल रहे हैं अब इस वाले पार्ट पर, एस्टिमेटेड। अब जरा मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सपोज आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, ठीक है जी, और 10 साल चलना है। तो आइडियली आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहिए, 1 लाख रुपए पर साल का लगाना चाहिए, ताकि 10 साल बाद आपके पास पैसा रहे और आप नई मशीन खरीद सकें, उससे बढ़िया मशीन खरीद सकें। लेकिन आपको मालूम है कि 10 साल बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख रुपए मिलेगी। अब 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 80,000 आपको डेप्रिसिएशन लेके चलना है। 10 साल तक आपने पैसा लगाया तो आपके हाथ में 10 लाख रुपए आया, और यहाँ 10 साल तक आपने अपने हाथ में रखा तो आपके पास 8 लाख आया, और प्लस बाद में आपको स्क्रैप वैल्यू 2 लाख और मिल गई। तो बताइए
दोनों पोजीशन में कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन पोजीशन ये अच्छी है या ये वाली अच्छी है? ऊपर वाली अच्छी है? नहीं, पोजीशन नीचे वाली अच्छी है। क्योंकि आपने अपनी प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट क्या कर दिया था, अलग रख लिया था और 10 लाख बचाया। और आपने अपने प्रॉफिट का थोड़ा कम पार्ट अलग रखा था, तब भी आपके पास 10 लाख रुपए है। तो बेटर सिचुएशन कौन सी है? एक बिजनेस जो होता है, अपने पैसे को कभी सेविंग्स में थोड़ी रखता है, वो मार्केट में लगाता है और पैसा कमाता है। तो ऐसा करके आपने क्या करा, हर साल 20-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब में से निकाल के अलग रखे ना, बिजनेस में नहीं लगाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करा आपने, उस 20 हजार को मार्केट में लगा के प्रोडक्टिव रिटर्न लिए। तो ज्यादा अच्छी कंडीशन ये वाली होती है। तो जब हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और जो भी वैल्यू आती है उसको इसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला ये बनता है क्या, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो मान लो ये 10 लाख की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख थी, 10 साल इसने चलना है, तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। ठीक, चलिए अब लिखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, क्या बेटा, 10 लाख माइनस ये, वही स्क्रैप वैल्यू तो करा माइनस, वही है। अच्छा, चलो रुक जाओ, पहले देखो, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, सारे कंसेप्ट को पूरा कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते समय कौन कौन से फैक्टर ध्यान रखने हैं आपने, देखो जरा, क्वेश्चन इसके बाद लिख लेंगे। हमने जो फैक्टर्स बताए थे उसमें क्या, पहला फैक्टर क्या बताया मैंने यहाँ पर, एक, नहीं नहीं, पहला पहला फैक्टर क्या था हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट। दूसरा हमने बोला क्या, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या हमने बोला क्या, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू बोला। तीसरा हमने बोला क्या, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये भी एक फैक्टर है। तीनों फैक्टर लग रहे हैं ना, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और क्या बोला हम लोगों ने आगे। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट होता है हमारे पास क्या, लीगल पोजीशन। अब मुझे बताइए, मशीन है आपकी, सॉरी लीगल प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस। आपने बोला कि मैं अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता हूँ, आपकी फैक्ट्री, आपकी टूर, आपका मान लो टूर एंड ट्रेवल का काम है, या मान लो आप ट्रांसपोर्टर हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टर हैं आप लोग, आपके पास करीब करीब 200 ट्रक हैं। आप बोलते हैं कि भाई हमारा ट्रक तो बहुत अच्छे से चलता है, हमारे ड्राइवर बहुत ट्रेंड है, हम तो गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, हमारा तो डेप्रिसिएशन ट्रक की वैल्यू में इतना हो। सरकार कहती है कुछ नहीं, अगर व्हीकल क्या है आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला है, तो सरकार बोलती है 30% डेप्रिसिएशन लगाओ, 20% डेप्रिसिएशन लगाओ, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है। लेकिन अगर आपकी डोमेस्टिक गाड़ी है, तो 10% डेप्रिसिएशन से भी काम चल जाएगा। अगर आपका व्हीकल कमर्शियल है, ठीक है, देखो जरा गूगल पे सर्च करिए आप, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कमर्शियल व्हीकल, आपको पता चलेगा अभी। एंड दूसरा बंदा देखिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक व्हीकल। मैं बताऊंगा ना, मैंने बताऊंगा आपको, पहले आप रेट तो सर्च करिए, बताइए कितना है रेट, कितना परसेंट व्हीकल्स, 40%। वो क... हाँ भाई, वो कह रहा है, सरकार कहती है कमर्शियल व्हीकल जो होता है ना, ट्रक लोड, हाँ वो तो करते हैं ऐसा, नहीं 3 साल में जीरो नहीं होती बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू से चलता है, इसलिए जीरो नहीं होती है। डोमेस्टिक पे कितना, हाँ ऐसा करके आप देख रहे हैं, ये है सरकार के प्रोविजन। आप जितना मर्जी डिप्रेशन 10% 20% कैलकुलेट कर लीजिए, सरकार कहती है 40% लगना, तो क्या करोगे बताओ, 40% लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है समझिए,
सरकार क्या करती है, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करती है। एक व्यक्ति जनरली क्या होता है, लापरवाह होता है। उसने गाड़ी ले ली, व्हीकल ले लिया, सब कुछ ले लिया, मान लो उसके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और वो डेलिबरेटली क्या करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगा देता है पैसे को, और उससे बचा के कुछ नहीं रखता। तो इट इज अ फोर्स्ड सेविंग। अगर आप डिप्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख रहे हो ना, तो क्या होगा, इट इज अ फोर्स्ड सेविंग विच इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो आपने प्रोविजन फॉर डिप्रेशन बना के रख लिया, ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल है? पैसा तो आपके पास उतना बचा हुआ है ना, उसे आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए कंसेप्ट। आपके पास था प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, इनकम टैक्स ने बोला कि आपको प्रोविजन बनाना 30%, और आपकी गाड़ी है 50 लाख रुपए की, ठीक है। 50 लाख का 30% कितना हो गया, कितना हुआ? 50 लाख का 30%, 30% कितना हुआ? 15 लाख हुआ। और आपका प्रॉफिट है मान लो सपोज 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ में से कितना माइनस कर दिया, 15 लाख अलग कर दिया। प्रॉफिट कितने का बचे, 85 करोड़ का, सॉरी 85 लाख का। अब 85 लाख पे आपको क्या भरना, टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं करते, तो आपको पूरा 1 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ता। तो पहली बात, आपका जो टैक्स पे जो टैक्स का जो रेट है वो कम मिला, आपको टैक्स कम देना पड़ा। और दूसरी बात, आपके पास क्या हो गया, एक रिसोर्सेज इकट्ठा हो गया ना, ताकि आपका फ्यूचर में आपको गाड़ी बदलनी है या आपको अपने मेंटेनेंस वगैरह करने, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो रुक जाओ, इसीलिए जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं ना, तो एक चैप्टर और पढ़ते हैं, टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। बोलिए क्या बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफाइड, बिल्कुल इनकम टैक्स के अंदर बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है। इनकम से टैक्स एक्ट के अंदर, नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1962 या 61 है, उसमें ट्रक की कैटेगरी में भी क्या होगा, ट्रक जो होते हैं ना, वो एक्सेल से गिने जाते हैं, 2 एक्सेल, 4 एक्सेल, 6 एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है वो पहिए जो होते हैं पीछे वाले, उससे गिना जाता है ट्रक। तो बड़ा वाला बिग बॉडी ट्रक जिसके 8 एक्सेल होते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कुछ और होता है। 4 एक्सेल वाले पे कुछ और होता है, मिनी पे कुछ और होता है, टेम्पो पे कुछ होता है, छोटा हाथी पे कुछ और होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को ओला उबर में कमर्शियल यूज कर रहा है, पीले नंबर प्लेट लगा देता है, तो उसकी मोटरसाइकिल भी क्या होगा, 3-4 साल में वो कंडम हो जानी है सरकार की नजरों में, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या, लीगल पोजीशन। आपके देश में सरकारी प्रोविजंस क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, उस पर भी क्या होता है, इस पर भी डेप्रिसिएशन के फैक्ट होते हैं, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट 5, पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। आप डेप्रिसिएशन 2 साल में लगाते हैं, 3 साल में लगाते हैं, 6 महीने में लगाते हैं। अच्छा, एक मैं मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। एक जो पायलट होता है ना, पायलट पायलट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला, उसकी जो सर्विस होती है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैंने 2001 में पढ़ाना शुरू करा, 2022 चल रहा है, 21 साल का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ईयर्स में गिना जाएगा, 21 साल का एक्सपीरियंस। पायलट का एक्सपीरियंस कैसे गिना जाता होगा बताओ? हाँ, फ्लाइंग आवर्स में। हम बोलेंगे हम 20 साल से पायलट हैं, तूने प्लेन कितना उड़ाया ये बता, फ्लाइंग आवर्स कितने? वो तो जी 20 आवर्स ही थे। पहली बार प्लेन लेके क्या 3-4 को रगड़ मार के नीचे आ गया, प्लेन देने बंद कर दिया। तो सीनियरिटी पायलट्स की कैसे मापी जाती है, फ्लाइंग आवर्स। वो ईयर में नहीं नापी जाती है। डेप्रिसिएशन कुछ ऐसे इस तरह की होती हैं जिन्हें आपको शॉर्ट पीरियड में डेप्रिशिएट करना होता है ना। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप साल साल में डेप्रिशिएट करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी, जो आइटम आपके पास मशीनरी है, या जो आइटम, जो एसेट्स आपकी है, उसे कैसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है, क्या वही डेप्रिसिएशन का रेट व्हीकल पे भी लगता होगा? बताओ। फिर देखो गूगल बाबा पे जरा देखो, डेप्रिसिएशन रेट ऑन ऑफिस बिल्डिंग, देखो जरा क्या लिखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट। देखिए कितना दिखा रहा है। कितना, कितना है? और व्हीकल में तो तबाही मचाई हुई 40% की। अरे ऑफिस जो है, क्या वो इतना जल्दी डिप्रिशिएट होगा जितना जल्दी आपका कमर्शियल व्हीकल? सरकार डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप जो बिल्डिंग पर है उसको, उस पर रेट सरकारी प्रोविजन 10% है, और व्हीकल पे कितना है, कमर्शियल पे 40% और डोमेस्टिक पे 20, 10% 20% उस हिसाब से चल रहा है।
ठीक है, और ये जो है किस पीरियड के लिए आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं उस पर। देखिए, एक गाड़ी जो है वो जब आपने ली तो उसके पहले 3 साल तक तो बहुत ज्यादा यूज हुई, और बाकी के 2 साल तक वो क्या हुई, यूज ही नहीं हुई, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज हुई। तो जो पहले 3 साल है उसमें मैक्सिमम लिमिट का डेप्रिशिएशन लगाएंगे आप, और बाकी के वाले में क्या होगा, जो मिनिमम लिमिट का डेप्रिशिएशन है वो लगेगा। तो डेप्रिशिएशन का रेट वेरी करेगा ना इसमें। सो डेप्रिशिएशन की जब कैलकुलेशन करी जाती है तो हाइपोथेटिकली, मतलब लिटरली मीनिंग में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 हिस्सों को लेके चलते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको इसको और सिर्फ 1, सिर्फ 2 और सिर्फ 3 को लेके चलेंगे। ठीक है, थियोरेटिकली ये चीजें पूछी जाती हैं, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। चलिए देखें, लिखिए अब एक क्वेश्चन। पोटैटो एंटरप्राइजेस परचेज्ड, पोटैटो एंटरप्राइजेस, आलू एंटरप्राइजेस जो है परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम रशिया, नहीं रशिया, यूक्रेन में तो सब बर्बाद हो चुका है। परचेज अ मशीनरी फ्रॉम रशिया सर एक फॉर, सेकंड रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, हमने बोला कि पोटैटो लिमिटेड या पोटैटो एंटरप्राइजेस परचेज अ मशीनरी फ्रॉम रशिया, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम रशिया रुपीज 20 लाख, 20 लाख, spend rupees 5 lakh on, spend 5 lakh as an airfare till मुंबई, मतलब सीधा मुंबई तक वो डायरेक्ट फ्लाइट से आ गया, रशिया से जहां से भी आया आ गया, कॉमा पेड रुपीज 2 लाख टू ट्रांसपोर्ट इट टू नवेदा, यहाँ आपका प्लांट है, 2 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेशन का आपने यहां तक भी लगा दिया। ठीक है जी, कॉमा टू ट्रांसपोर्ट इट टू नोएडा, टू ट्रांसपोर्ट इट टू फैक्ट्री, योर फैक्ट्री। ठीक है, पेड 1 लाख एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस, पेड 1 लाख एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है जी, estimated useful life of this machinery is 10 years, estimated useful life of this machinery is 10 years। ठीक है, and at the end of its estimated life, और लिख दीजिए, and its estimated scrap value is rupees 3 lakh, its estimated scrap value rupees 3 lakh। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। रेट थोड़ी है भाई, रेट कहां से आ गया इसमें, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, आपको फॉर्मूला बताया था ये रहा, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, कैलकुलेट करिए भाई। सर 2 लाख। यहां देखिए, अरे आसान है, देखिए, हाँ सुनो सुनो, एक्विजिशन कॉस्ट बता क्या था, 20 लाख की मशीन थी, प्लस 5 लाख उसका एयरफेयर, प्लस और प्लस 1 लाख इंस्टॉलेशन, टोटल कितना हो गया है, 28 लाख। तो एनुअल डेप्रिसिएशन 28 लाख एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, यूजफुल लाइफ कितना 10, 25 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2,50,000 इज एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर है जी, नहीं देयर इज नो नीड, बता भाई। ठीक है, एक और लिखिए क्वेश्चन। अरे अरे क्या मतलब, एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। तो इसका पीछे से कोई लेने देने लग रहा है स्मिथ, हाँ पीछे से, इज इट रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक्स, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। लिखिए, अब मशीनरी वर्थ रुपीज 12 लाख was purchased for rupees 15 lakh, a machinery worth rupees 12 lakh
was purchased for rupees 15 lakh. ठीक है जी. Paid carriage rupees 2 lakh. उठाने. Paid for installation 3 लाख. कैरियज किराया भाड़ा उसको लाने का 3 लाख. पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक वायरिंग for electricity supplied to the machine rupees 1 लाख. अरे भैया पावर की लाइन वाइन डलवाई उसको चलाने के लिए 1 लाख रुपया. ठीक है. spent on construction of aluminum प्लेटफॉर्म विद रबर कोटिंग रुपीस 3 लाख. क्या करेंगे उसके ऊपर क्या रखेंगे? मशीन रखेंगे. एल्यूमिनियम इसलिए कि जंग नहीं लगेगा, रबर कोटिंग. हाँ अबे 30 लाख नहीं 3 लाख यार. हाँ 3 लाख कोई बात नहीं. ऊपर रबड़ की पैंट पहनेगा 3 लाख रुपए हो गया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा सुनो. पेड रुपीस 50,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनॉग्रेशन इनविटेशन कार्ड्स. रिबन कार्ड की इनॉग्रेशन करेंगे ना. इनॉग्रेशन पेड रुपीस 50,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? इनॉग्रेशन इनविटेशन कार्ड्स. अबे तुम लोगों की फीलिंग समझो. क्वेश्चन लिखो फटाफट से. अरे वैल्यू 50,000 तो खर्च हो रही है यार. कैसी बात कर रहे हो तुम भाई? मुझे नहीं पता क्या आएगा. तुम लिखो पहले. रिकॉर्ड तो करेंगे. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हुई है. तुम्हारी मर्जी से अकाउंटिंग चलेगी. लिखो आगे लिखो. पेड रुपीस 20,000 फॉर डेकोरेशन ऑफ मशीनरी. डेकोरेशन ऑफ मशीनरी. पेड 10,000 फॉर डेकोरेशन ऑफ मशीनरी. 10 चल भाई 20,000. डेकोरेशन ऑफ मशीनरी 20,000 20,000. ठीक है. पेड रुपीस 10,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स आफ्टर इनॉग्रेशन. मिठाई बांट रहे भाई. हमारी मशीन आई है. सर कितना? 10,000. पेड रुपीस 10,000 फॉर पेड रुपीस 10,000 टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स आफ्टर इनॉग्रेशन. आगे लिखो. पेड रुपीस 2,000 फॉर हवन एंड पूजा सामग्री. अरे कैसी बात कर रही है. 2,000 रुपया क्या दिया? पूजा एंड हवन सामग्री 2,000 रुपया. पेड रुपीस 11,000 एज एन दक्षिणा टू पंडित जी 11,000. लिखो 11,000 दक्षिणा टू पंडित जी. ठीक है. आगे लिखो. हो गया 11,000 बोला मैंने. 1,100. ठीक है जी. आगे लिखिए. क्या स्पेंट रुपीस 1 लाख ऑन वाटरप्रूफ कोटिंग ऑन मशीनरी. ठीक है. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 5 लाख. इमोशनल नहीं होते बेटा क्वेश्चन करते समय. स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 लाख. और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years. कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन. हाँ 5 लाख. और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल.
कैलकुलेट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है। बाकी लोग बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए कितना आ रहा है आंसर। सर 1.5। अच्छा अच्छा जी, कुछ लोग 2,09,000 बोल रहे हैं, कुछ 2 लाख बोल रहे हैं, कुछ 1.5 बोल रहे हैं। नाइस, दैट्स सो कूल। और बोलिए, और बोलिए। बाकी लोग भी तो ट्राई करो यार, कितना सब करो ट्राई। एक बार विधि कहती है ऐसे लिखवा दिया। आई डोंट नो। सर 1,90,000। अब आंसर बदल गया भाई, देखो अपना आंसर टैली कर लीजिए। मशीन की वैल्यू 12 लाख रुपया नहीं, 15 लाख वैल्यू मशीन की जाएगी, 15 लाख ऐड हो जाएगी। कैरियज 2 लाख का ऐड हो जाएगा। टोटल करते चलिए। इंस्टॉलेशन 3 लाख का, इलेक्ट्रिक वायरिंग चलेगी इस पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूमिनियम प्लेटफॉर्म चलेगा 3 लाख रुपए का, 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्विटेशन कार्ड, बुलशिट नहीं चलेगा, डेकोरेशन बर्बाद है, स्वीट नहीं बटेगी, हवन पूजा खराब है, 11,000 रुपए जो आपने दक्षिणा दी वो भी नहीं चलेगा, 11,000 थी बेटा, वाटर प्रूफिंग 1 लाख जुड़ेगी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, कितना वैल्यू होगी बताइए। 30 लाख। हाँ अरे तुम पहले बताओ टोटल कितना हुआ इसका, और 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू माइनस कितना, 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय 10, तो यू विल गेट योर आंसर 2 2 लाख। लाख। अब ये जो 190 125 कैसे निकाल रहे थे। सर मैंने बस इलेक्ट्रिक वायर नहीं जोड़ा था, मेरे को लगा हाँ। वो एक्सटर्नल होगा। ये लीजिए, समझ में आया, इधर पता चला निमिषा। सर हमने वायरिंग और वो वाटरप्रूफ वाला किया। बेटा वो इसलिए जोड़ा कि किसी भी मशीन को उसकी नेचुरल शेप में रखने के लिए, उसको एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सब उसकी एक्विजिशन कॉस्ट में जुड़ते हैं। हेलो, इज दैट ओके। यस सर। हाँ जी, यस। चलिए तो अगली क्लास में अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉपर वाले। हाँ जब होगी तब होगी ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।